हमारी भारतीय सेना आज के टाइम में एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है, जिसका हल अगर हमने अभी नहीं निकाला तो ये आने वाले टाइम में हमारी मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। वैसे आप सब ये बात जानते होंगे कि हमारी भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों मिला के पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाती है। हमारी सेना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी यूएसए, रशिया और चाइना के बाद चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। ये एक लौती ऐसी फोर्सेस है जो हर टेरेन में लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो, गहरा समुद्र हो या रेगिस्तान। भारतीय सेना हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहती है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने लोगों को ही ट्रेन करते हैं, हमारे यहाँ कई और देशों के मिलिट्री पर्सनल्स भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपने देश की रक्षा ठीक से कर पाए। तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, उन्हें जीतने के बाद, अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाने के बाद ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है कि आज के टाइम हमारे कई जवान सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही इश्यूज के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जिनका लाइमलाइट में आना बहुत जरूरी है। सो हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग डेली करंट कैप्सूल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जिससे पता चलता है कि 2010 से 2019 के बीच में 1100 ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने सुसाइड कमिट करी। इसके बाद थोड़ी करंट की रिपोर्ट है जो 2017 से 2022 के आंकड़े हमें बताती है कि 819 सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट करी। साथ ही इसमें से कुछ फ्रेटरिसाइड्स भी थी। फ्रेटरिसाइड्स का मतलब होता है जब एक सोल्जर अपने दोस्त के ऊपर, अपने भाई के ऊपर या अपने टीममेट के ऊपर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दे। और ये कोई एक या दो बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। पर ज्यादातर ये केस इंडियन आर्मी से आते हैं, क्योंकि इसमें 819 में से 642 खाली आर्मी के हैं। एयरफोर्स के 148 केस और नेवी के 29 केस है। इनके अलावा अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट थी जो इन्होंने 2023 में पार्लियामेंट में शो करी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि 2011 से लेके अब तक 1532 पर्सनल्स ने सुसाइड कमिट करी है। और इन सुसाइड्स के पीछे रीजंस भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे काम का ज़्यादा प्रेशर होना, टाइम से छुट्टी न मिलना, पोस्टिंग में या प्रमोशन के प्रोसेस में फेयरनेस न होना, रिसोर्सेज की कमी होना, या कई बार लीडरशिप के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, जैसे किसी सीनियर ऑफिशियल का बिहेवियर ज़्यादा अथॉरिटेटिव होना। और इन सब रीजंस की वजह से कई मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, साइकोसिस, न्यूरोसिस। और ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो, कई बार सोल्जर के अपने पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर केसेस में सुसाइड की मेन वजह पर्सनल रीज़न ही बताया गया है। और उन रीज़न में घर पे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है, मैरिटल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कोई डिवोर्स, या इन सब के अलावा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। इन सुसाइड्स के अलावा जो पाकिस्तान की तरफ से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसमें भी कई जवान हमारे शहीद होते हैं। और हर महीने कभी 2 जवान, कभी 3 जवान, कभी 4 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त होता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब हमारे जवानों के ऊपर अनवांटेड डेथ आती है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ। और अगर हम इन सब सुसाइड्स को, फ्रेटरिसाइड्स को और एक्सीडेंट्स को कंप्राइज करें तो एक साल के अंदर हमारा एवरेज 1500 से 1600 सोल्जर्स की डेथ्स निकल कर आती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारा देश किसी भी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम 1500 से 1600 अपने जवान हर साल ऐसे खो रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, जो सोल्जर्स सुसाइड कमिट करते हैं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट में बताया है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में पिछले 5 साल में 47,000 ऑफिसर्स ने वीआरएस ले लिया है और 7,500 से ज़्यादा रिज़ाइन कर चुके हैं। इसलिए आज के टाइम में सीएपीएफ के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट वेकेंट है। और अगर हम आर्म्ड फोर्सेस में देखें तो 1,36,000 पोस्ट तो सिर्फ इंडियन आर्मी में खाली हैं। वहीं 7,000 से ज़्यादा पोस्ट एयरफोर्स में और 12,500 करीब पोस्ट नेवी में अभी तक वेकेंट है। और ये सारा डेटा मार्च 2023 का है, जिसके बाद जब सरकार से पूछा गया कि इनमें से कितनी पोस्ट भर गई और अभी कितनी खाली हैं, तो सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ये जानकारी देने से ही मना कर दिया। अभी के लिए देखा जाए तो हमें 10,900 पायलट्स की ज़रूरत है 2030 से पहले। और इंडियन एयरफोर्स में अगर स्क्वाड्रंस की बात करें तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस हैं, जबकि रिक्वायरमेंट हमें 42 स्क्वाड्रंस की है। एक स्क्वाड्रन के अंदर करीब 18 एयरक्राफ्ट्स का यूज़ होता है। कभी कभार नंबर कम बढ़ती भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास 1965 के लेवल से भी कम एयरक्राफ्ट अब बच रहे हैं। और जो है वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जैसे तेजस, जिसका इंजन भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे पास अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है।
सबसे हाई टेक हमारे पास रफाइल है जो हमने फ्रांस से मंगाया है, वो भी 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन का नहीं। जबकि यूएसए के पास 5th जनरेशन में F-35 है, F-22 रैप्टर है, रशिया के पास सुखोई 57 है, सुखोई 75 भी है, और चाइना के पास J-20, J-31 शैंगयोंग तो हैं ही, उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप कर लिए। वहीं हम जो अपना AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाले थे वो 5th जनरेशन था, जिसे अब बढ़ाकर 5.5 जनरेशन कर दिया है, लेकिन उसे भी बनकर आने में 2035 तक का टाइम लग सकता है, जो मेरी मैथ के अकॉर्डिंग 10 साल बाद आएगा। जब तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जिसने अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया, वो 10 साल बाद क्या क्या बना कर बैठा होगा। और इस टाइम आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो हमारे NSA अजीत डोभाल चाइना गए थे, जहां उन्होंने चाइना के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करे हैं, अब तो हमारे रिलेशन उनके साथ सुधर रहे हैं, बचा खाली पाकिस्तान। उनके लिए इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो ऐसे ही निपटा देंगे। तो मैं आपको बता दूं, चाइना अभी इंडिया के साथ पीस एग्रीमेंट बॉर्डर पे सिर्फ इसीलिए साइन कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से फोकस्ड है ताइवान के ऊपर, और ऐसे में वो इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशंस में इंडल्ज नहीं करना चाहता। इसलिए पहले उनका निशाना ताइवान है, उसके बाद उनका ध्यान हमारे ऊपर आने वाला है। इसके अलावा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर सकता है इंडिया को, क्योंकि चाइना अगर वहाँ डैम बनाकर पानी रोक लेता है और उसे एक साथ बिना हमें वार्निंग दिए छोड़ दे तो हमारी काफ़ी सारी स्टेट्स में फ्लड आ सकते हैं। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को भी 40 फाइटर जेट दे रहा है, और वो 40 के 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होने वाले हैं, जो अभी तक हमारे पास भी नहीं है। वहीं पाकिस्तान भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल भी बढ़ा रहे हैं, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी डेवलप कर रहे हैं। खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, लेकिन इन कामों के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। हमारे दो तरफ के बॉर्डर्स में इन दोनों देशों के साथ टेंशन्स पहले से ही थी, लेकिन बांग्लादेश में फिर भी राहत थी जब तक शेख हसीना थी। लेकिन जब से उनकी सरकार का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में भी कुछ इस प्रकार के लोग आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं पाकिस्तान के प्रति। वो उनसे एम्यूनेशंस परचेज कर रहे हैं, वो टर्की से बायरक्टर ड्रोन्स खरीद रहे हैं और उसे डिप्लॉय कर रहे हैं इंडियन बॉर्डर के पास, क्योंकि उनका मेन मोटिव है बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना। और ग्रेटर बांग्लादेश में इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल और हमारी चिकन नेक भी उन्होंने अपने ग्रैंड प्लान में इंक्लूड कर रखी है। और ऐसे में जब देश के चारों तरफ एंटी इंडिया स्टांस बनते हुए दिख रहा हो, तो इसमें हमारी सरकार भी तो कुछ कर रही होगी ना। जी हाँ, हमारी सरकार ने पैंगोंग सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अनवील किया है, जैसे उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी किया था, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे पहले शिवाजी महाराज ने बाहरी ताकतों से देश को बचाया था, आज भी ये काम उन्हीं का है। ऑन अ सीरियस नोट, शिवाजी महाराज का स्टैचू बॉर्डर पर इसलिए अनवील किया गया है जिससे हमारे सोल्जर्स उनकी बहादुरी से प्रेरित हो सके, उनसे प्रेरणा ले सकें, और ऐसा होगा भी। लेकिन उससे पहले हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जो VRS ले रहे हैं और जो रिज़ाइन देकर जा रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दें और पता लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत कमी है, और ऐसे में आर्मी ज्वाइन करना या पुलिस फोर्स ज्वाइन करना हमारे देश के हर नौजवान का सपना है, और वो इसकी तैयारी में कई साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने रिसोर्सेज खर्च करते हैं, तब जाकर उन्हें ये नौकरी मिलती है। और इतनी मुश्किल से नौकरी मिलने के बाद अगर कोई VRS दे के या रिज़ाइन देकर जा रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। वो वजह सरकार को पता लगानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। पिछली बार का हमारा डिफेंस बजट 71 बिलियन का था, जिसे इस बार सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाकर 75 बिलियन किया है, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। हमारा डिफेंस बजट कम से कम 100 बिलियन होना चाहिए। साथ ही हमें अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के फंड्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से फाइटर जेट्स खरीदना और वेपन्स खरीदना बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए अगर हम अपने यहाँ एक बार को फाइटर जेट्स ना बनाकर ड्रोन्स भी बना पाए, तो वो भी हमारे डिफेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये बात एलॉन मस्क ने भी रिसेंटली कही थी, एनीथिंग मैन्ड विल डाई फर्स्ट। आने वाला टाइम हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का है, और ये बात हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी है, क्योंकि यूक्रेन के पास रशिया के जैसे स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं थी, इसलिए यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ही रशिया को बहुत डैमेज पहुंचाया है। इनके अलावा जितनी हमारी वेकेंट पोस्ट हैं आर्म्ड फोर्सेस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उन्हें भी जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। और ये काम सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर वो फ्रीबीज में बांटने वाला पैसा डिफेंस बजट की तरफ डाइवर्ट कर दे तो।
ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए और अल्टीमेटली हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इन इश्यूज से रिलेटेड कोई सोल्यूशन अगर आपके पास भी है तो आप भी हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आज से पहले मैंने अपनी किसी भी वीडियो में या शॉर्ट में नहीं करी, वो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। क्योंकि इस वीडियो में बताए गए इश्यूज़ जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ दिव्यांश।